अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आजकल बड़ी हलचल है जनाब, और उसकी वजह यह है कि पीसीबी के साबिक चेयरमैन एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली और इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर वसीम खान साहब मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन रमीज़ राजा साहब के अभी इंतखाब में 13 सितंबर तक जो है वो वक्त बाकी है। 13 सितंबर को ये इंतखाब, ये इलेक्शन जो है वो किया जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेटेड जो दो अफराद होते हैं उनमें से एक जो है वो चेयरमैन पीसीबी का मनसब संभालते हैं। तो इस केस में रमीज़ राजा बड़े हॉट कंटेंडर हैं और इंशाल्लाह वही इसको संभालेंगे जो मीडिया रिपोर्ट्स है। लेकिन अगर हम बात करें मामलात की कि T20 वर्ल्ड कप सर पर है, कोच क्या मिसबाउल हक ही बरकरार रहेंगे? रमीज़ राजा के आते ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? प्रीवियस जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट रही है उनकी कारकर्दगी कैसी रही, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़े स्पेशल गेस्ट, पीसीबी के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान सुपर लीग जिनकी वजह से आज भी मौजूद है, उसको उन्होंने शुरू किया, लोग उन्हें इस वजह से भी याद भी रखते हैं। नजम सेठी साहब हमें ज्वाइन करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करें। सेठी साहब प्रोग्राम में खुशामदेद। पहले तो मैं आपसे इस सिचुएशन पे बात करना चाहूँगा, एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, बड़े क्लोज हैं वो प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन आखिरी वक्त तक बड़ा जो है वो गेस्ट गेम चलता रहा। आपके ख्याल में क्या वजह थी? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को एहसास हो गया था कि जो उनको एजेंडा दिया गया था मानी साहब को, वो उन्होंने 3 साल के अंदर वो पूरा नहीं कर सके, इनफैक्ट आधा भी नहीं कर सके। और उनकी कारकर्दगी जो थी उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान थे, बहुत सी मीडिया में तनकीद हो रही थी, ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच रही थी। तो ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आपको में लोग शुरू हो जाते हैं अपने एजेंडे स्टार्ट करना, अपने आप को पुश करना, और सिफारिशें शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर यही फैसला किया है मानी साहब को जाने दें। उन्होंने उनके जो दूसरे साथी हैं असद अली खान साहब, उनको रख लिया है और मानी साहब की जगह पे उन्होंने रमीज़ राजा को अब नॉमिनेट किया है। मेन रीज़न तो यही है कि मेरा ख्याल है उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल पार पे नहीं है। सर आप ही को रिप्लेस किया था एहसान मानी साहब ने, और लेकिन हम बहुत दफ़ा इसका तस्करा भी कर चुके हैं कि जब आप जा रहे थे तो बड़े ग्रेसफुली एक वीडियो बनाई, सबका शुक्रिया अदा किया, एंड देन यू लीव द ऑफिस। लेकिन यहाँ पर तो आखिरी वक्त तक पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, बल्कि जिस दिन दोपहर में ये सारी चीज़ें कन्फर्म हुई, सुबह तक भी मानी साहब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन शिप की एक्सटेंशन शायद हासिल कर चुके थे। क्या आपको लगता है कि मानी साहब कीन थे कि कंटिन्यू किया जाए? आपके पास सर आपकी चिड़िया की क्या खबरें हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जब वक्त आता है या आप फैसला करते हैं रिजाइन करने का, या आप फैसला करते हैं कि मैंने जाके एक्सटेंशन लेनी है। तो यहाँ तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जब उनकी टर्म खत्म हुई तो उनको चाहिए था कहना कि मैं जाना चाह रहा हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ। उन्हें प्राइम मिनिस्टर की जहन के बारे में उन्हें एहसास होना चाहिए था, आफ्टर ऑल उनके करीब रहे हैं, अभी भी करीब हैं। तो अगर जब उन्होंने ये नहीं किया और फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, पहले ये खबर आई कि वो 3 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हैं, फिर ये खबर आई कि नहीं वो 6 माह की एक्सटेंशन मांग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप भी हो रहा है, इसको भी सी ऑफ कर लें, और आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर्स आ रहे हैं। इस किस्म की बातें चल रही थी। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब भी डबल माइंडेड थे कि क्या करें क्या ना करें, मगर आखिर में फिर फाइनली उन्होंने यही फैसला किया कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं देनी, और रमीज़ को और असद अली खान को नॉमिनेट किया है। बेटी साहब आपकी क्या ओपिनियन रहेगी, तबसरा रहेगा जो 3 साल की कारकर्दगी रही है एहसान मानी साहब की? वसीम खान साहब भी उनके साथ बाद में ज्वाइन किया और फिर अब हमने देखा कि सारे इख्तियारात चीफ एग्जेक्टिव तक चले गए। सुभान अहमद की छुट्टी होगी, बहुत सारे लोगों को घर जाना पड़ा, बट आपकी क्या राय है इस 3 साल दौर जो कि एहसान मानी साहब का रहा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल अच्छी टीम बना सके वो। अब मुझे नहीं पता उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स थे, कौन सिफारिशें, किसकी सिफारिश कहाँ से आ रही थी, क्या इनके पास फ्री हैंड भी था कि नहीं। कुछ ऐसे लगता था कि कुछ बातें बनी गाला से डिक्टेट हो रही हैं या फैसले वहाँ हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता। मगर बात यह है कि मुझे एक बात का एहसास है, मैं 5 साल पीसीबी में रहा, पहले 1 साल चेयरमैन रहा है ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, फिर 3 साल एग्जीक्यूटिव का चेयरमैन रहा, फिर फाइनल ईयर में फुल फ्लैश चेयरमैन रहा। 5 साल में नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा हमें फ़ोन नहीं किया, एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई सिफारिश नहीं आई, और बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। मगर यहाँ तो सुनने में यही आ रहा था कि काफ़ी इंटरफेरेंस है, कोचेस की अपॉइंटमेंट के अंदर भी एंड ऑन
और जो एक्स क्रिकेटर्स थे उनका काफी आमदोरफ्त थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ। जाहिर है बातें होती होंगी, फलाने को लगा दें, फलाने को ये कर दें, वो कर दें। तो ये इसी किस्म की चीज चलती रही है, बहुत सी इंटरफेरेंस रही है। हर बंदा जो था वो अपनी एडवाइस दे रहा था, और वो सारे क्रिकेटर्स की एडवाइस थी, मैनेजर्स की एडवाइस नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की एडवाइस नहीं थी, क्रिकेटर्स की एडवाइस थी। और मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि क्रिकेटर्स शुड प्ले क्रिकेट एंड प्रोफेशनल्स शुड मैनेज एंड एडमिनिस्टर। अब रमीज़ राजा जो है वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट कैंडिडेट हैं, जो कि क्रिकेटर भी हैं, ब्रॉडकास्टर, एनालिस्ट, और आई थिंक बड़े फेवरेट हैं सबके। शायद आप भी, मुझे लगता है कि उनको पसंद करते होंगे, जिस तरह की उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएशन रही है बतौर ब्रॉडकास्टर, और फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ एग्जेक्टिव भी पीसीबी के रहे हैं। रमीज़ राजा साहब की जो अपॉइंटमेंट है, नजम सिटी साहब, आपकी क्या इस पर राय है और आपकी क्या उम्मीदें? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, जब ये कारकर्दगी होगी तो उस पर फैसला होगा। किसी को भी लगा दें, आपने देखा यहाँ तो जर्नलिस्ट भी लग गया, जनरल्स भी लग गए, चीफ जस्टिस भी लग गए, बिजनेसमैन भी लग गए, ब्यूरोक्रेट्स भी लग गए चेयरमैन। तो ये कहा नहीं जा सकता, सिर्फ ये कहा जा सकता कि कारकर्दगी क्या रही और क्या कॉम्पिटेंस है कि नहीं। आपने खुद कहा कि रमीज़ का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और जाहिर है क्रिकेट में तो है ही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इनका दौर अच्छा दौर हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और इनके पास सलाहियत है। अब वो और बात है कि अगर ये टीम अच्छी ना बना सके मैनेजमेंट की, तो फिर इनके लिए मसले होंगे। अगर ये बोल्ड डिसीजंस ना ले सके तो मसले होंगे। अगर सिफारिशें आनी शुरू हो गई और ये खड़े ना हुए तो फिर मसले बनेंगे। सर, आपके दौर में जो टीम थी, स्पेशली पीएसएल की, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो और बहुत सारी चीज़ें, आपके जाने के फ़ौरन बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सबको जो है वो रुखसत कर दिया गया, लेकिन आपने खुद कहा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब रमीज़ राजा साहब जब आते हैं, आपके ख्याल में ये जो मौजूदा सेटअप है, यानी कि चीफ एग्जेक्टिव हैं वसीम खान, या अगर हम अब मैनेजमेंट की बात भी कर लें, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, क्योंकि रमीज़ बड़े हार्ड लाइनर रहे हैं अगेंस्ट मिसबाउल हक, शुएब मलिक, हफीज़, यूसुफ, तो है एक बैगेज, तो वो ये कैरी करते हैं कि उनकी जो हार्ड लाइन स्टार्स हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। अब उनके चेयरमैन बनने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी, और आपके ख्याल में क्या रमीज़ जितने हार्ड लाइनर रहे हैं, इतना वो हार्ड लाइन होके इन सब चीज़ों को रिमूव कर पाएंगे? आप तो पीसीबी के तमाम चीज़ों को जानते हैं, उनके चैलेंजेस क्या होंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो अब नज़र आ गया ना कि वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कि इलेक्शन कमिश्नर ने, क्रिकेट के जो इलेक्शन कमिश्नर है पीसीबी के, जज साहब ने 13 तारीख को इलेक्शन याद कॉल किए। अभी उससे कबल 10 तारीख को या 6 तारीख को मेरा ख्याल है आपने टीम अनाउंस करनी है फॉर द वर्ल्ड कप। जी। तो अब ये टीम कौन अनाउंस करेगा, उसकी जिम्मेदारी साहब एक रहनुमाई भी फरमाइएगा, ये 13 तारीख की जो डेट है, हमें भी हैरानगी हुई, हम तो 3-4 सितंबर समझ रहे थे। इतना लंबा जो टाइम आ रहा है, क्या इसकी कानूनी वजह है, आप क्या समझते हैं, या क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं उधर ही आ रहा था। कोई कानूनी वजह नहीं है। कानून के मुताबिक 3 दिन में भी इलेक्शन हो सकती है, 4 दिन में, 5 दिन में। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अगर समझने की मैं कोशिश करूं तो फिर कुछ बात बंदा कर सकता है। इस वक्त एक डिप्टी चेयरमैन इन्होंने बनाया हुआ है वसीम खान को। अब मुझे नहीं समझ आ रही, रमीज को चाहिए था कि फौरन इलेक्शन करवाते 3 दिन के अंदर अंदर, और फिर पूरी जिम्मेदारी लेते। आफ्टर ऑल इज अ क्रिकेटर, जो सिलेक्शन होनी है और जो आगे जानी है, अपनी टीम भेजते। क्या इनको अब कोई स्टेटिस्टिक्स देखने की जरूरत है? नहीं, इनको तो एक एक बात का पता है। इनको आपने खुद ही बता दिया कि इनके बड़े सॉलिड व्यूज हैं और बड़े फर्म व्यूज हैं हर चीज के बारे में। और अगर क्रिकेटर इस वक्त फैसला नहीं करेगा तो फिर कौन फैसला करेगा? वसीम खान को के हवाले कर दिया टीम सिलेक्शन और टीम का फैसला। इससे बेहतर क्या हो सकता था? रमीज शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। रमीज शुड हैव बीन इलेक्टेड इन द नेक्स्ट 3 days. रमीज शुड हैव देन कॉल्ड द सिलेक्टर्स, हैड अ वर्ड विद देम एंड सेड कि जी चले, आइए बताइए क्या है और क्यों है, और मैं ये चाहता हूँ ऐसी टीम हो, और अपनी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उनको इस टीम की। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीम इतनी अच्छी नहीं है, और जो लोग शायद उस टीम को मजबूत बना सकते हैं वो शायद रमीज की सिलेक्शन में नहीं आएंगे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी बातें हो रही है, मैं नहीं यकीन करता इस बात पे। बड़ा टैलेंट है, अगर रमीज को चाहिए लीड फ्रॉम द फ्रंट, रमीज को चाहिए इलेक्शन करवाए अपनी, और फौरन अपनी टीम बनाए, जिम्मेदारी ले और टीम के साथ जाए, वहां जाके टीम को मॉनिटर करे, एडवाइस करे, लीड फ्रॉम द फ्रंट। हार जीत तो होती है, मगर ये क्या बात हुई कि जी मैं तो चेयरमैन ही नहीं हूँ, ये टीम जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कामयाबी हुई तो, या फेलियर हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा, या कौन इसकी हार पहनाएगा अपने आप को? रमीज नाउ शुड टेक चार्ज।
ये हैरानगी की बात है कि जिम्मेदारी जो है पहली स्टेज पे ही, मुझे हैरानगी हो रही है कि वो पहली स्टेज पे भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। लेनी चाहिए उनको। अगर जो हमें खबरें मिली हैं सेठी साहब कि 10 सितंबर तक शायद आप तीनों स्क्वाड इसके साथ अनाउंस करने वाले हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड T20। चेयरमैन आपके 13 तारीख को आ रहे हैं, तो सर वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच होती है तो हम तो गए ना, फिर मीडिया वाले आप भी सर, आप तो दोबारा मीडिया में आ गए, हम किससे पूछेंगे भाई कि इसका जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन बोलेंगे मैं तो 13 को आया था, पिछले वाले पत्नी इंग्लैंड चले गए हैं, तो ये कौम किससे पूछेगी? अल्लाह करे हम जीते वहां पर और फिर सब का क्रेडिट ले लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हम सब पूरी कौम कंफ्यूज होंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। बड़ी बड़ी अफसोस की बात है ये गलत फैसला हुआ है कि टीम पहले अनाउंस होगी, चेयरमैन बाद में आएगा और पुराना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीम सेलेक्ट करेगी। ये तो बड़ा अच्छा मौका था, इसीलिए तो रमीज जैसा कप्तान जो रहा है, जो कि कमेंटेटर रहा है, जिसके व्यूज हैं क्रिकेट के ऊपर, कौन अच्छा है कौन नहीं है, किसको खेलना चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इस रमीज से ज्यादा एक्सपीरियंस कौन हो सकता है? और रमीज के तल्लुकात स्किपर के साथ भी हैं, कप्तान के साथ भी हैं जो बनीगाला में बैठे हैं। यार जिम्मेदारी ले, टीम भेजें, जिम्मेदारी ले, फ्रंट फुट पे आए, खेलें लाइक ए ट्रू लीडर। इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है। पिछले चेयरमैन में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, वसीम खान में नहीं है, किस में है लीडरशिप क्वालिटीज? शो करें इस वक्त। चेयरमैन शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। ठीक है सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, चूंकि रमीज राजा साहब के बड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ओपिनियन रहे हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर अगेंस्ट मिसबाउल हक। वो समझते हैं कि उनके अंदर ना तो एबिलिटी है ना वो उस तरह कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि तो रमीज राजा शायद अपनी जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो खुद अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ तबसरा कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर रमीज नहीं समझते, अब वो चेयरमैन के लिए नॉमिनेट हो गए कि मिसबाउल हक को टीम का कोच वाइट बॉल का नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि 1 महीना रह गया है, सेठी साहब अगर आप होते तो क्या, अगर आपके स्ट्रॉन्ग स्टांस रहे हैं अगेंस्ट मिसबाउल हक, 1 महीने पहले चेंज करना एक ऑप्शन था, या आप समझते हैं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी देर में तो नया कोच मिलेगा कोई नहीं, तो जो है मजबूरी में अब जैसे भी आप इसको एग्री करें आपको इसी सेटअप से जाना चाहिए? देखिए अब टाइम नहीं है कोचेस को चेंज करने का, वो एक रवानी चल रही है। इस वक्त इंस्पिरेशन देने का है, ठीक है, इस वक्त बेस्ट टीम सेलेक्ट करने का है। कोचेस को छोड़ दें, इस वक्त आप बेस्ट टीम सेलेक्ट करें अपने मुताबिक। अगर आपको एक प्लेयर नहीं पसंद और आप उसके बारे में कहते रहे हैं कि ये या बूढ़ा हो गया, ये हो गया, आउट, नए लोग लेके आए, अपनी जिम्मेदारी लें इस चीज की। यही तो लीडरशिप होती है। ठीक। अब आपने बहुत से आपके ओपिनियंस हैं, हम चाहेंगे कि अब आप अपने ओपिनियंस को इम्प्लीमेंट करें ना। तो ये तो नहीं है कि जी चुप करके बैठ जाओ, जी मेरी टीम नहीं है, जीत गए तो जी मेरी टीम थी, हार गए तो मेरी टीम नहीं थी। तो किसकी टीम है? आपने सही कहा। मगर कोचेस को इस वक्त हाथ ना लगाएं, वो बाद में आके इसको रिव्यू कर लीजिएगा सारा कुछ। ना सेलेक्टर्स ना कोचेस अभी हाथ ना लगाएं, अभी सिलेक्शन के ऊपर आप बिल्कुल इंटरवीन करें। ये नजम सेठी नहीं है जिसको नहीं पता था क्रिकेट के बारे में उस तरीके से जैसे रमीज राजा को पता है। तो जो सिलेक्टर्स कहते थे हम कहते थे ठीक है जी, फिर आप जिम्मेदारी लीजिएगा। एक आध प्लेयर के ऊपर बात पूछ लेते थे, मगर यहाँ तो एक एक प्लेयर को ये अगला पिछले जानते हैं रमीज, और इनको कंडीशंस का भी पता है जिन कंडीशंस के अंदर ये खेल खेली जाएगी। इनसे बेहतर कोई सिलेक्टर नहीं हो सकता इस वक्त, कोई कप्तान नहीं हो सकता और कोई चेयरमैन नहीं हो सकता एट दिस मोमेंट। सो ही शुड गेट ऑन विद इट, टेक चार्ज। ठीक है सर, डोमेस्टिक क्रिकेट पे हम आखिर में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये खान साहब की मंशा थी बहुत पुरानी और उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन अगर हम देखें तो पीसीबी के ऑफिसर्स की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ कहा गया था कि हम टॉप 3 में दुनिया में आना चाहते हैं। अंडरस्टैंडेबली पहले साल नहीं होना था, दूसरे साल, लेकिन हिंट भी तो नहीं है ना। आपकी टेस्ट टीम अभी वेस्ट इंडीज़ में भी टेस्ट मैच हार गई, जिम्बाब्वे आपको पाकिस्तान में हरा के चली गई, तो हम तो ठीक है बहुत बुरे नहीं रहे। तो कंसर्निंग साइन बहुत हैं कि जिम्बाब्वे से हम 2 मरतबा हारे इस साल में, स्पेशली अपने मुल्क में हार गए। तो आपको लगता है कि वो जो डोमेस्टिक सेटअप जो आप चुके इसके अंदर आप पीसीबी के मामला देखते रहे हैं, रमीज की क्या आपके ख्याल में तरजीहात होनी चाहिए? जब तक अपने घर को ठीक नहीं करेंगे बाहर तो परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी होंगी। प्रॉब्लम रमीज के लिए ये होगा कि इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको ऑस्ट्रेलिया के लाइंस के ऊपर बनाना है, जो कि मानी साहब नहीं बना सके बिकॉज वो नहीं बन सकता उस तरीके के साथ। उसमें बड़ी रद्दोबदल करनी पड़ेगी, बड़ी इनोवेशन करनी पड़ेगी। और अगर स्किपर ने बैठ के बनीगाला से डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाना है, हालांकि स्किपर हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, ब्रीफ पीरियड के लिए थे, सारी उम्र उन्होंने बाहर क्रिकेट खेली, वही सीखी भी वही।
तो बात यह है कि रमीज को फ्री हैंड मिलना चाहिए, जो बेहतर क्रिकेट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के लिए वो करना चाहिए। रमीज तो एक प्लेयर भी रहा है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहा है, बोर्ड के अंदर भी रहा है, एक एक चीज पता होनी चाहिए रमीज को। एंड ही शुड गो एंड टेल द स्किपर इन बनीगाला कि सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आपने मुझे मौका दिया, लेट मी डू इट। ठीक है सर, पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी बुनियाद आपने अपने हाथों से रखी और पौधा बढ़ता बढ़ता पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, सारा कुछ हो गया, बट फ्रेंचाइजेस खुश नहीं है सर। वो अभी भी, कल मैं देख रहा था लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना साहब का कि फ्रेंचाइज को अभी भी नुकसान हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आपको लगता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए? रमीज राजा साहब क्रिकेटर आपने ठीक कहा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मानी साहब या आपके मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो उनका प्लस पॉइंट क्रिकेट है। बहरहाल मैं ही समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन उनका सेकंड पार्टी रहेगा। तो ये जो पीएसएल का मामला है सर, इसको कैसे सुलझाना है? ये फ्रेंचाइज आप इनकी बड़ी तारीफ कर चुके हैं, लोगों ने उस पर पैसा इन्वेस्ट किया जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, लेकिन अब तक ही बेचारे परेशान हैं। देखिए, इसमें दो हाथ से ताली बजती है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 साल में उस तरीके से पीएसएल कंडक्ट नहीं हुआ जिससे होना चाहिए था और जिसकी वजह से नुकसान हो गए। पाकिस्तान आया और डिस्टर्ब हो गया और स्टेडियम्स खाली रहे। मतलब है ये जेन्युइनली एक इशू था। मगर बात यह है कि इसमें फ्रेंचाइजीज ने भी अपनी मार्केटिंग स्किल्स जो है ना और फैन बेसिस नहीं बनाए। बहरहाल मैं इस वक्त तनकीद नहीं करना चाहता किसी की, मैं चाहता हूँ कि रमीज राजा साहब कोई अच्छा टीम बनाएंगे ऑफ मैनेजमेंट, उनके अच्छे फाइनेंशियल पीपल, उनके साथ बैठ के जेन्युइनली एग्जामिन करें उनके कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सही है और कौन से हैं वो या फिर पैडिंग कर रहे हैं, और फिर उसके जाके मसले हल करें। उनके मसले हल करेंगे तो ये पीएसएल बचेगा, नहीं तो वैल्यू इसकी डिवैल्यू हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी के अंदर अभी कोई नहीं है ऐसा शख्स जो कि उनको अच्छी एडवाइस पीएसएल के बारे में दे सके। इनकी मार्केटिंग टीम, इनकी लीगल टीम वगैरह, फ्रैंकली कोई इंस्पिरेशन नहीं उनमें है। तो इसलिए रमीज को चाहिए कि एक अच्छा सीईओ और सीईओ चुने जिनको इन चीज़ों के बारे में पता हो, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, और फिर बात को आगे लेके चले। सर आखिरी सवाल, शहरियार साहब और आपके दौर में जिम्बाब्वे, वर्ल्ड 11, वेस्ट इंडीज सारी टीमें आई, इसलिए लोग जहाँ तनकीद करते थे, लेकिन आपके नाकदीन भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर आपको याद करते हैं। अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, अल्लाह करें इंशाल्लाह न्यूजीलैंड तो इसी महीने आ जाएगी। तो बतौर साबिक चेयरमैन, क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन या बतौर पाकिस्तानी, खुशी है कि जो आप लोगों ने कोशिश शुरू की थी, मानी साहब उनकी टीम के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट रहे, लेकिन चलें टेस्ट क्रिकेट भी हुई, टीमें आती रहीं, तो आई थिंक हमारी क्रिकेट माशाल्लाह राइट ऑन बैक ऑन ट्रैक है, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से। मेरा आखिरी सवाल आपसे। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। आपको याद होगा कि हमने जैसे कहते हैं ना, बर्फ तो हमने तोड़ी थी, ये पिघली थी। हमने पहले जिम्बाब्वे लेके आए, फिर हम इंटरनेशनल 11 लेके आए आईसीसी के सपोर्ट के साथ। वो आईसीसी को समझाया और यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लिंक अप किया विद सिक्योरिटी लाहौर में। तो मेरा ख्याल है कि रास्ते तो हमने खोल दिए थे। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, अब ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ रहे हैं, एक्सेलेंट। तो एक सिलसिला चलना चाहिए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाय द टाइम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आएंगे तो रमीज राजा साहब फर्मली इन द सैडल होंगे और अपने फैसले कर रहे होंगे और उन्हें समझ आ गई होगी करना क्या है। और मेरी उम्मीद है कि होम सीरीज में हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी होगी। एक चीज आपके इनमें ले आऊं तो आप थोड़ा और परेशान ना हो जाएं कि 10 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम भी आएगी और हमारा चेयरमैन सेलेक्ट नहीं है। 10 सितंबर को जी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। जी सर, 17 सितंबर को सीरीज शुरू हो रही है। अच्छा मैं तो बस फिर आपने तो बात कर ही दी कि चेयरमैन साहब, आज हम बात कर रहे हैं, कल चेयरमैन साहब को चेयरमैन होना चाहिए और सब चीजें अपने हाथ में लेनी चाहिए और लेफ्ट राइट और T20 मैच शुरू कर देना चाहिए अब, क्योंकि आगे इतना ही टाइम है न्यूजीलैंड को फेस करने के लिए, वर्ल्ड कप को फेस करने के लिए। ठीक है सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। के साबिक चेयरमैन, पीएसएल के साबिक चेयरमैन तमाम चीज़ों को बहुत अंदरूनी तौर पे जानते हैं। उनका कहना था कि रमीज राजा साहब को और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अगर चेयरमैन की तब्दीली का फैसला हो गया तो नया चेयरमैन यानी कि रमीज राजा फौरी तौर पे ओहदे का चार्ज संभालें, चीज़ों को कंट्रोल में रखें ताकि जिम्मेदारी भी ली जा सके और कल को जिम्मेदारों का तयन भी हो सके। प्रोग्राम रिप्ले में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर गोल्फ लीग के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और क्रिकेट के हवाले से हमने बात की, लेकिन अच्छी बात है कि लास्ट वीक भी आपको याद होगा हमने अपने पुराम में पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत के हवाले से बात की थी। उनके लीग के जो CEO हैं वो तशरीफ़ लाए थे, लेकिन अब एक और खेल अपनी लीग शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान में, और ये खेल है जनाब गोल्फ़ का। और दुनिया भर में इसको बड़ा पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी इसके अंदर काफ़ी टैलेंट मौजूद है। लेकिन ये लीग मुझे लगता है कि इस हवाले से एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है स्टेप साबित होगी। इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान की पहली गोल्फ लीग के CEO अबरार आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा सर कुछ इस लीग के बारे में, चूँकि पाकिस्तान में हमेशा ये बात कर रहे थे कि भारत की तरह जैसे वहाँ IPL शुरू हुई तो हमने देखा कि बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और सारी लीग शुरू हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर है, खेल को फ़ायदा हुआ, मुल्क को फ़ायदा हुआ। इस गोल्फ लीग की शुरुआत के हवाले से आपका क्या प्लान है, ये बताइएगा। इसके अंदर सबसे पहले तो मेरा जो प्लान है कि पाकिस्तान की जो लीग है इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड को, कि पाकिस्तान किसी चीज़ से कम नहीं है। और जो हमारी लीग का स्ट्रक्चर बना है वो ऑलरेडी फ्रेंचाइज सिस्टम पे बना है, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर और बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रेंचाइज़ के साथ इंगेज हों। जब हम फ्रेंचाइज़ के साथ इंगेज होते हैं, तुर्क जब उनको लेकर आ रहा है फ्रेंचाइज़ के साथ, तो इससे जो हमारे जूनियर्स हैं, इमेचर्स हैं, लेडीज़ हैं और जो हमारा टैलेंट मिस हो रहा था वो सब इंशाअल्लाह ताला एक कॉर्पोरेट के तहत एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जल्दी चले जाएंगे। और इससे पाकिस्तान की तरक्की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इस लीग में, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा स्पॉन्सर्स को लॉन्ग टर्म्स कमिटमेंट के लिए, जी उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और गोल्फ़ एक ऐसा खेल है कि जिसके अंदर आपके पास टाइम और जो आपका टैलेंट है और जो इसके अंदर प्लेयर्स हैं फ्रेंचाइजेस के अंदर, वो ऑलरेडी इतने माशाल्लाह पॉलिश हैं कि उनको एक टेबल पे लाना और उनके साथ एंगेज होना, वो ऑलरेडी इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है इस बात का कि इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मिल के, सारे फ्रेंचाइज़ वाले और ये लीग के। दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान की ये लीग जो है ये बहुत सही टाइम पे आई है। ठीक है अबरार साहब, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में हम जानते हैं और भी कश्मीर प्रीमियर लीग के नौजवान खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिला। जैसे आपने कहा कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होके होती है, तो फाइनेंशियली भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, स्पॉन्सर्स को लॉन्ग टर्म रूट मैप पता होता है, कवरेजेस हो रही होती हैं, इसकी हाइप बनती है। तो इस पाकिस्तान गोल्फ लीग को आप पाकिस्तान की गोल्फ के लिए कितना बड़ा स्टेप करार देंगे? और स्पेशली जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है, चाहे तो जो मौजूद अभी है या जो अभी हमने थोड़ा छुपा हुआ टैलेंट है, उसको तमाम फ्रेंचाइज 6 बनी है, आप बताए थे कि 25 प्लेयर हर फ्रेंचाइज में शामिल होंगे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें यंग टैलेंट को भी उतना ही मौका मिल रहा होगा। यंग टैलेंट को तो मौका मिल ही रहा है, क्योंकि SGA का जो शेड्यूल था और फेडरेशन का जो अभी शेड्यूल था, उसी को हमने नज़र रखते हुए जो है पूरा मंथ जो है इसको डिले करा है। क्योंकि अभी जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे उसके अंदर बाइंग शुरू हो जाएगी हमारी फ्रेंचाइजेस की, कि इमेचर्स कौन थे, लेडीज़ कौन इन हुई हैं, जूनियर्स कौन से। ऑटोमेटिकली फ्रेंचाइज़ के जो प्रेसिडेंट होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, ये सब उनको इंगेज करेंगे और उनको बहुत इजीली प्लेटफॉर्म मिलेगा। और हमारा इंशाअल्लाह ताला ऑलरेडी 2 से 3 कंट्रीज़ के साथ हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर हैं कि हम इस लीग की विनिंग टीम को, कोविड के अगर इशू ना हुए तो हम टीम को पूरी फ्रेंचाइज को लेके, उनके पूरे स्टाफ को लेके, सेटअप को लेके उस कंट्री जाएंगे। और हालांकि मुझे 2 से 3 फ्रेंचाइजेस ने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं इंटरनेशनली प्लेयर लेकर आना, लेकिन मैंने उनको मना करा है कि आप इंटरनेशनली प्लेयर ना लेकर आएँ, हम पाकिस्तान बुलाएं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इंटरनेशनली टीम को, किसी भी कंट्री को इधर ला के इसकी फाइनल अब जो टीम होगी, विनर टीम, उसके साथ इंगेज करें, ताकि हम लोगों का जिस तरह TOT टेक्नोलॉजी है उसी तरह हमारे मेंटली लेवल का उनको पता लगे इंटरनेशनली कंट्रीज़ को कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो यंग टैलेंट है वो जब एक फ्रेंचाइज़ के अंदर आ रहा है तो फ्रेंचाइज़ ऑलरेडी इतनी पॉलिश है, उसके अंदर इतने माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। मुझे तो प्लेयर कहते हुए एक ऑड सा लग रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह CEO हैं, कोई डायरेक्टर हैं, सब माशाल्लाह अच्छी सीट्स पे हैं और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी किसी किस्म का भी कोई ड्रॉप बैक आ सकता है। और वो सब मिल के इतने सिस्टमेटिक इस चीज़ के अंदर फॉलो अप दे रहे हैं मुझे आगे
फॉरवर्ड कर रहे हैं कि मुझे अगर मैं किसी टाइम पे ये भी सोच रहा था कि ये मुश्किल है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। जैसे मेरे पास हमारी जो हैं अभी 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं। एक जो है माशाल्लाह इदरीस गिगी साहब की है, उसका नाम है ब्लैक टाइगर है। सेकंड जो है ग्रे वुल्फ है अबरार की। थर्ड जो है ब्रिगेडियर तबस्सुम साहब की है, वाइपर है। फोर्थ जो है हमारे पास जो है स्काई हॉक है। हमारे पास कल ही माशाल्लाह एक और साइन हुई है, वो है असद आई ख़ान की स्नो वाइपर, स्नो लेपर्ड के नाम से। ठीक है। उसके अलावा मार्को है, मसूद साहब की है DHA क्लब की। आप देखें इसके अंदर क्लब इंगेज हो रहे हैं। जब आपका क्लब इंगेज हो रहा है और फ्रेंचाइज क्लब के साथ इंगेज हो के इस सिस्टम के अंदर आ रही है, तो इन लोगों के माइंड कितने अच्छे हैं, कितने पॉजिटिव वे से ये लोग सब मिल के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने सब ने मिल के पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। हम लोग सब माशाल्लाह सब मिल के मेहनत कर रहे हैं कि इस लीग को चलाया जाए। टेनिस और गोल्फ जो है वो दुनिया के उन पॉपुलर और रिचेस्ट जो है वो गेम्स में भी आता है, बट पाकिस्तान की कारकर्दगी ऑब्वियसली टेनिस में सामुल हक की वजह से हमारा नाम काफ़ी रहा है। गोल्फ में ऑन एंड ऑफ पार्टिसिपेशन होती रही है। शबीर या मुनीर पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और भी बहुत सारे गोल्फर हैं, बट अबरार साहब डू यू थिंक कि हम इंशाल्लाह इस लीग के बाद चूँकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम टाइगर वुड्स जो है वो कोई पाकिस्तान से फौरी तौर पर प्रोड्यूस कर लेंगे, बट आप सीरियसली आप समझते हैं कि हम जैसे आपने बात की, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी ह्यूज स्टेप कि आपकी लीग में से वो टीम जाके बाहर खेले और उसको एक्सपोजर मिले। आप उम्मीद करते हैं कि इस लीग से पाकिस्तान के अंदर जो गोल्फ का टैलेंट मेच्योर होकर और इंटरनेशनली हमारे कोई प्लेयर जाके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दे रहे हों? देखिए गोल्फ के अंदर आपको खेलना सिर्फ और सिर्फ आपकी अगर मेंटली हेल्थ है तो आप अच्छा खेल सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी मेंटली हेल्थ की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पा रहे। अगर आप सस्टेन कर पाते हैं इस प्रेशर को, गोल्फ को, तो आप ग्रेट प्लेयर हैं। आपने टाइगर वुड की बात करी, टाइगर वुड सिर्फ और सिर्फ इस वजह से एक ग्रेट प्लेयर है कि उसका जो मेंटली हेल्थ है इट्स ग्रेट। डस्टन है, रोज़ है, रीड है, इन लोगों की मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी है। हमारे जो प्लेयर्स हैं और जो इसका मकसद भी है लीग का वो ये है कि ये इन जो फ्रेंचाइज के ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया डायरेक्टर हैं, CEOs हैं, ये जब इनके साथ इंगेज होंगे ऑटोमेटिकली इनकी मेंटली हेल्थ अच्छी होगी। आप ये देखें कि आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि इतने सारे लोगों के बीच में प्लेयर तैयार हो रहा है। बिल्कुल ठीक। एक फ्रेंचाइज के अंदर अगर 8 या 10 CEO या डायरेक्टर हैं और अच्छे फर्म्स के हैं तो वो अगर 5 या 6 कॉर्पोरेट तो ऑलरेडी माशाल्लाह इसके अंदर है। ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लग रहा है अबरार साहब कि आपकी लीग को स्पॉन्सरशिप का तो कोई इशू नहीं होने वाला है और ये आपके प्लेयर्स का होप कि इसका फ़ायदा होगा। आपको मैं इतनी मज़े की बात बताऊं कि शायद ऐसा पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि अभी तक किसी फ्रेंचाइज ने और आज तक ये ही नहीं पूछा कि विनिंग प्राइस क्या है। उनको इतनी खुशी है कि हम अपने यंग टैलेंट को अपने साथ फ्रेंचाइज सिस्टम के तहत लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे माशाल्लाह कितनी पब्लिसिटी हो रही है। फ्रेंचाइज अपने तौर पे कर रही हैं ताकि ये लीग अच्छी हो, क्लब्स अच्छे हों। फ्रेंचाइज खाली अकेला अपने आप को ओन नहीं कर रही, फ्रेंचाइज क्लब को भी ओन कर रही है और साथ ही में लीग के साथ अटैच हो रही है ताकि जो प्लेयर है जो तैयार होगा, मैं डेफिनेटली ये बात कहता हूँ कि मैक्सिमम जो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह ताला एशिया के प्लेयर विद इन 2 सीजन्स के बाद प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स ग्रेट। और आखिर में अबरार साहब कुछ बताइएगा, जिस लीग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका वेन्यू, इसकी डेट्स, कब इसको सर ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं? सर हम इंशाअल्लाह ताला इसको 3 अक्टूबर को स्टार्ट कर देंगे और वेन्यू जो है एयरमैन गोल्फ क्लब है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी मैनेजमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसके अंदर हर तरीके से सपोर्ट करती है और इंशाअल्लाह 3 को जो है हम इसका कर देंगे। और मेरा आपसे यही वादा है कि मैं एक और आपके साथ इंटरव्यू दूं ताकि उसी के अंदर शेड्यूल भी दूं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में लीग जितनी ज़्यादा सर स्पोर्ट्स की होंगी उतना ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स को फ़ायदा और कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम ओलंपिक में भी बात कर रहे थे कि दुनिया से बहुत पीछे, बट ऐसी लीग्स
यकीनी तौर पर आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़े अच्छे स्टेप के साबित होंगी। थैंक यू अबरार साहब फॉर द टाइम, और उम्मीद करते हैं जनाब के पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की जो कश्मीर लीग की उसकी तरह कमिंग फुटबॉल लीग और ये कमिंग गोल्फ लीग पाकिस्तान में खेलों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म साबित होंगी जहां हम क्रिकेट के अलावा भी दीगर खेलों और खिलाड़ियों को फलता फूलते हुए देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा सा वीकेंड गुजारिए। पीर से आपको दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।